हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर आभूषण और वेशभूषा के आधार पे। आज अपन हल करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। बस आपको ये पढ़ना है और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस थीम के साथ अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की बिना समय गंवाए। आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट में लेके आया हूँ कि इसको देखने के बाद आपको आभूषण और वेशभूषा से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो आभूषण और वेशभूषा के टॉपिक में से पहले अपन हल करेंगे आभूषण वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसके शुरुआत करते हैं राजस्थान के आभूषणों की, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। जो मेमंद आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। आपको बताना है कि इस मेमंद नाम का जो आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो कमेंट करके साथ के साथ आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है होगा। तो पहले का जो आंसर है वह आंसर है ऑप्शन नंबर स, ये सिर पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? मेमंद। याद रखना है कि मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। तो पहले का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स। तो पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण, निम्न आभूषणों में से जो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं उन आभूषणों में से महिलाओं द्वारा सिर पर नहीं पहना जाता। नहीं शब्द दिया है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सिर पर नहीं पहना जाता। तो बोरेला सिर पर पहना जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने नहीं शब्द पूछा है। टिकड़ा ये भी सिर पर पहना जाता है। शीशफुल ये भी सिर पर पहना जाता है। कंदोरा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता। तो इसका दूसरे का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर द सही आंसर। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है सांकली और फिनी। सांकली और फिनी ये शब्द ध्यान रखने हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो सांकली और फिनी आभूषण शरीर के किस भाग की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि शोभा बढ़ाने का मतलब है कि सांकली और फिनी नाम का जो आभूषण है वह शरीर के किस भाग की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि कहाँ पर पहने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह मस्तक सिर पर सांकली और फिनी मस्तक सिर पर पहने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है स्त्रियों के बालों की बेनी चोटी, बेनी यानी कि चोटी में गूंथा जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है। यानी कि स्त्रियों की बालों की जो चोटी होती है उसमें साथ में गूंथा जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है। तो प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है, तो वह आभूषण होता है भाई गोपण। उसको गोपण कहा जाता है। जो स्त्रियों के जो बालों के साथ जो चोटी में गूंथा जाता है वह गोपण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ब गोपण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है थड़ियों और टेणका मुख्य रूप से कहाँ पहने जाते हैं। थड़ियों और टेणका मुख्य रूप से कहाँ पर पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है। थड़ियों और टेणका मुख्य रूप से कहाँ पहने जाते हैं, तो वह पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है मस्तक पर। यानी कि मस्तक जो सिर का लाट होता है आगे का, उस मस्तक पर थड़ियों और टेणका पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है औगण्या। ये जो शब्द आ रहे हैं ये ध्यान रखने हैं कि कौन से शब्द किस
अंग के लिए आ रहे हैं तो औंगड़ियाँ, पीपल पन्ना और अंगोटिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? औंगड़ियाँ, पीपल पन्ना और अंगोटिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो 26 का जो सही आंसर है, 26 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कान पे पहने जाते हैं औंगड़ियाँ, पीपल पन्ना और अंगोटिया। तो क्वेश्चन नंबर जो सही 6 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कान। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक कमेंट चाहूँगा कि आपको जो अभी तक 6 क्वेश्चन बताए वह 6 क्वेश्चन आपको कैसी लगी, इस क्लास के माध्यम से आपको ये 6 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए। इस क्लास को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आभूषण और वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, दांतों में सोने की मेख, जो दांत होते हैं उनमें सोने की मेख जड़वाने को क्या कहा जाता है? जो दांत होते हैं उनमें सोने की मेख जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? चोप और लटकन, लटकन नाक का आभूषण है। पिन्नी जब अभी जस्ट आपको बताया, और टोंटी जेला, जेला कान का आभूषण है। तो इस हिसाब से ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे और 7वें का सही आंसर होगा रकन और चूप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सही आंसर है रकन और चूप। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, बाली नथ। बाली शब्द से सब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नथ, कांटा, लौंग के अलावा बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी कि आपको यहाँ पर 5 नाम दिए गए हैं, पांचों का अर्थ एक ही है, बाली, नथ, कांटा और लौंग के अलावा बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बाली, नथ, कांटा और लौंग के अलावा बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर पहना जाता है। सबका कमेंट सही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है नाक के ऊपर। तो नाक पे पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, बाली, नथ, कांटा, लौंग और बारी आभूषण नाक पर पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, सुर्लिया एक आभूषण है। अब सुर्लिया आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? सुर्लिया जो आभूषण है उसे कहाँ पर पहना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सुर्लिया होता है वह आभूषण का नाम है और वह कहाँ पर पहना जाता है। आंसर बताना है कि वह गर्दन में पहना जाता है, कि कान में पहना जाता है, कि पैर में पहना जाता है या कलाई के ऊपर पहना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह पहना जाता है भाई कान में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जिसका सही आंसर है कान। कान में सुर्लिया नाम का आभूषण पहना जाता है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भंवर कड़ी और बेसरी। बेसरी शब्द आपको ज़रूर याद रखना है, यह हर बार कंपटीशन एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया है कि भंवर कड़ी और बेसरी आभूषण मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? भंवर कड़ी और बेसरी आभूषण मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है नाक से संबंधित है। बेसरी नाक पर पहना जाता है। भंवर कड़ी ऐसा मत समझ लेना कि पैर में पहना जाता है या कान में पहना जाता है। भंवर कड़ी नाक में पहनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि जो भी ये क्लासें लग रही है आपकी कला और राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित, इसमें ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले अपन 3 क्लासें ले चुके हैं
वह हर क्लास में 50 MCQ क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। हर क्लास के हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप केवल इन क्लासों को देख लीजिए, आपको इन्हीं क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इसी बात के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, तिमणिया मादलिया चंपाकली। चंपाकली शब्द याद रखना है। खुंगाली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो तिमणिया, मादलिया, चंपाकली और खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है, ये सारे आभूषण पहने जाते हैं गले में। ये सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स, गले में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, गोक्रू शब्द को याद रखना है। गोक्रू आभूषण, कौन सा आभूषण पूछा गया है? गोक्रू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? जो गोक्रू नाम का आभूषण है वह शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो गोक्रू आभूषण जो होता है वह पहना जाता है भाई हाथ की कलाई पर। हाथ की कलाई आए या सीधा हाथ आए, गोक्रू शब्द अगर आता है तो कलाई या हाथ दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है, गोक्रू कहाँ पहना जाता है? कलाई पर। और कलाई कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ब के अंदर। तो 12वें का जो सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से तो ब। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, स्त्रियों द्वारा कमर में पहने जाने वाला कनकती या जंजीर नुमा आभूषण क्या कहलाता है? जो स्त्रियों द्वारा कमर में पहने जाने वाला कनकती या जंजीर नुमा आभूषण क्या कहलाता है? पूछा गया है आपसे। कनकती सबको पता होता है, कनकती क्या होता है? तो स्त्रियों द्वारा कमर में पहने जाने वाला कनकती या जंजीर नुमा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है तागड़ी या कंदोरा। क्या कहलाता है? पहना जाता है नहीं पूछा है, सॉरी, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तागड़ी या कंदोरा। और अगर आपसे अंग का नाम पूछा जाता है तो कनकती सबको पता है, सभी महिलाएं सभी बालिकाओं को पता है कि कनकती कहाँ पहनी जाती है? कमर पर। अब आप कमर शब्द से पता लगा सकते हैं कि कंदोरा यानी कि कमर पर पहना जाता है, तागड़ी कमर पर पहनी जाती है, नेवरी टकना अभी बताया आपको, टनका कहाँ पहना जाता है, चूड़ामन कहाँ पहना जाता है, ये सब बताया। अभी क्वेश्चन आया आपके, तो 13वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 13वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, हथपान और बिंटी। हथपान और बिंटी हाथ के आभूषण हैं। पहले बता दिया गया है कि हथपान और बिंटी हाथ के आभूषण हैं। तो पुंचिया कहाँ पहना जाता है? पुंचिया कहाँ पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हथपान और बिंटी हाथ के आभूषण हैं, लेकिन पुंचियाँ कहाँ पहना जाता है? अब ये पुंचियाँ कहाँ पर पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पुंचियाँ कहाँ पहना जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है कलाई पर। हाथ की जो कलाई होती है वहाँ पर पुंचियाँ, या पैर की जो कलाई होती नहीं है, हाथ की जो कलाई होती है वहाँ पर पुंचियाँ पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, तुलसी, बजटी, हाकर और पोत। पोत शब्द आपको जरूर याद रखना है। हाकर और पोत आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? पोत आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तुलसी, बजटी, हाकर और पोत आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह है कंठ या गला। कंठ या गला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स सही आंसर है। तुलसी, बजटी, हाकर
और पोत। पोत शब्द पे विशेष तौर पे ध्यान दो कि पोत कहाँ पर पहना जाता है, तो पोत पहना जाता है कंठ या गला के ऊपर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वां क्वेश्चन लिखा हुआ है बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो बलिया आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है बलिया जो कहाँ पर पहना जाता है। अब इसमें आपको सिर दे रखा है, कान दे रखा है, हाथों में, पैरों में, तो बलिया जो पहना जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में। कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में। तो 16वें का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कात्रियो। शब्दों पे ध्यान देना भाई। सबसे ज़्यादा आभूषण के अंदर कुछ कठिन होता है तो शब्द याद करने होते हैं और फिर शब्दों से ही का खेल होता है कि कात्रियो आभूषण का संबंध किससे हैं। कात्रियो आभूषण का संबंध इनमें से किससे हैं, तो कात्रियो जो आभूषण है उसका संबंध कांच की चूड़ी से हैं। किससे हैं, कांच की चूड़ी से माना गया है। कात्रियो आभूषण का संबंध कात्रियो चूड़ी से माना गया है। तो 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से वह ऑप्शन है ऑप्शन अ। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखा हुआ है पुरुषों द्वारा। अब पुरुषों के आभूषण आगे अभी तक जो आभूषण अपन ने पढ़े हैं 1 से 17 तक, ये सारे आभूषण महिलाओं के थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे पुरुषों के आभूषण पूछे गए हैं। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है। अब कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और वह पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और प्रसिद्ध आभूषण है पुरुषों का। तो पुरुषों के 2-5 आभूषण हैं, उनमें से आपको बताना है। बाकी की महिलाओं का आभूषण होता है, महिलाओं को ही सजने संवरने का अधिकार दिया हुआ है। ये एक मजाक वाली बात है, लेकिन पुरुषों के आभूषण कम होते हैं, महिलाओं के आभूषण ज़्यादा होते हैं। तो पुरुषों के द्वारा जो कान में पहने जाने वाला आभूषण है वही प्रसिद्ध आभूषण है। उस आभूषण का आपको नाम बताना है। तो ऐसे आभूषण का नाम है मुर्किया। उस आभूषण का क्या नाम है, मुर्किया। तो पुरुष प्रजाति के स्टूडेंटों को याद रखना है कि आपको अगर पहनना है आपका प्रसिद्ध आभूषण तो वह आभूषण है मुर्किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर अ। 18वें का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर अ, मुर्किया इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। नेवरी जो आभूषण है वह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। नेवरी जो आभूषण है वह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है पैरों में। पैरों में 19वें का जो सही आंसर है पैरों में। तो ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह आंसर है पैरों में और ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है टणका, लंगर और झांझर आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है। जो टणका होता है, लंगर होता है और झांझर होता है वह आभूषण स्त्रियां कहाँ पर पहनती है, यानी कि कौन से अंग पर पहनती है। अब उसको कमर पर पहनती है या गले में पहनती है या पैरों में पहनती है या बाजू में पहनती है। तो इसका सही आंसर है वह पहनी जाते हैं पैरों में। टणका, लंगर जो टणका एक तरह से जो वर्ध महिलाएं होती है वह पहनती है। झांझर यानी कि जो आपकी पायल होती है उनको झांझर भी कहते हैं। लंगर, ये सब आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं, पैरों में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है
पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? जो पैर की अंगुलियों में, पैर के कलाई पर नहीं, हाथ की कलाई पे नहीं पूछा गया है। पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपका, उसका सही आंसर है बिछुड़ी और फोलरी। ये फोलरी शब्द सबको याद होता है, तो फोलरी शब्द से आप आंसर लगा सकते हैं। तो बिछुड़ी और फोलरी, दामनी आपकी एक तरह से हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है, कंदोरा कमर पर पहना जाता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते आपके। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, रमजोल आभूषण मुख्य रूप से किस अंग में बांधा जाता है? रमजोल जो आभूषण है मुख्य रूप से किस अंग में बांधा जाता है? जो नृत्य करते समय छम छम की आवाज़ करता है। जो रमजोल नामक आभूषण है वह मुख्य रूप से किस अंग में बांधा जाता है? जो नृत्य करते समय कौन सी आवाज़ निकालता है? छम छम की आवाज़ करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रमजोल आभूषण कौन सी आवाज़ करता है, तो छम छम की आवाज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर स, पैर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, पैर के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। हिरना मेन आभूषण कहाँ पहना जाता है? हिरना मेन जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? 23 का आंसर बताना है कि हिरना मेन आभूषण कहाँ पहना जाता है। अब इस पे आपसे सभी प्रकार के मानव वर्ग दिया हुआ है कि पुरुषों के कान में पहना जाता है, या स्त्रियों के पैर में, या बच्चों के गले में, या स्त्रियों के सिर पर। तो हिरना मेन आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? 23 का सही आंसर है स्त्रियों के पैरों में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है? तो ये थे भाई आपके एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक, 1 से लेकर 23 तक आपके आभूषण से संबंधित क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में अपन हल करेंगे राजस्थान की वेशभूषा के क्वेश्चन। राजस्थान की वेशभूषा के क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें ओढ़नी, घाघरा चोली, चूड़ा और पगड़ी ऐसे आभूषण, ये आप वेशभूषा आती है, सॉरी आभूषण वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की जो ओढ़नी है राजस्थान की किन महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा मानी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है, आपसे पूछा गया है कि ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है। राजपूत महिलाओं की वह वेशभूषा नहीं है, जाट महिलाएं को की भी नहीं है, ये होती है आदिवासी महिलाओं की। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, सावन मास में विशेष रूप से ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कौन सी है जो जयपुर की प्रसिद्ध है? यानी कि सावन के महीने में जो ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी होती है उसका नाम आपको बताना है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है। ऐसी ओढ़नी जयपुर की भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह है पोमचा नहीं पहना जाता है, मोतड़ा भी नहीं पहना जाता है, धनक नहीं पहनी जाती है। ऐसी ओढ़नी का नाम है लहरिया, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का
जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कि श्रावण मास में विशेष रूप से ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी लहरिया है, जो क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ब के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे लिखा हुआ है, पुत्र के जन्म पर ननिहाल पक्ष द्वारा जच्चा माता के लिए किस रंग का पोंचा भेजा जाता है। यानी कि जब किसी महिला को पुत्र का जन्म होता है तो बच्चे के ननिहाल पक्ष द्वारा जच्चा यानी कि उसकी माँ के लिए, बच्चे की माँ के लिए किस रंग का पोंचा भेजा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पुत्र के जन्म पर ननिहाल पक्ष के द्वारा क्या भेजा जाता है। तो वह भेजा जाता है पोंचा, और वह पोंचा किस रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है उसका रंग होता है पीला पोंचा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर अ, पोंचा, पीला पोंचा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे लिखा हुआ है, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित चीड़ का पोंचा काले रंग की ओढ़नी मुख्य रूप से कौन ओढ़ती है। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में जो प्रचलित है चीड़ का पोंचा। अब आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन मिलता है अपन को यहाँ पे कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा पोंचा पहना जाता है या ओढ़ा जाता है, तो वह पोंचे का नाम है चीड़ का पोंचा। ये कौन सी महिलाएं पहनती है, अविवाहित बालिकाएं पहनती है या नवविवाहित दुल्हनें या विधवा महिलाएं या वृद्ध महिलाएं, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 27 का जो सही आंसर है ये है विधवा महिलाएं। विधवा महिलाएं चीड़ का पोंचा पहनती है जो काले रंग की ओढ़नी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर स। 27 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 पे लिखा हुआ है, मांगलिक अवसरों पर जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ओढ़ी जाने वाली वस्त्र कला मोतड़ा नाम दिया हुआ है। वस्त्र का मोतड़ा। लहरिया की धारियाँ कैसी होती है। लहरिया की जो धारियाँ होती है मोतड़ा में, यानी कि लहरिया का नाम है मोतड़ा। लहरिया की धारियाँ कैसी होती है, इसका आपको बताना है कि वह बिल्कुल सीधी होती है या आड़ी तिरछी होती है या गोल छल्लों जैसी होती है, एक दूसरे को काटती हुई चेकनुमा होती है। तो 28 का सही आंसर है एक दूसरे को काटती हुई। जो धारियाँ होती है, ऐसी धारियाँ होती है वो एक दूसरे को काटती हुई, जैसे रेलवे क्रॉसिंग के जैसी ऐसे काटती हुई धारियाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। जो धारियाँ होती है मोतड़ा में, जो लहरिया की धारियाँ होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे को काटती हुई। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 29 पर। 29 पे क्वेश्चन नंबर 29 पे लिखा हुआ है, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है। आदिवासी जो महिलाएं होती है घुटनों तक का घाघरा पहनती है और उस घाघरे का क्या नाम होता है, आपको नाम बताना है। तो 29 का सही आंसर है वह होता है घाघरा कचाबू। यानी को कौन सा घाघरा कहलाता है, कचाबू कहलाता है। तो 29 का जो सही आंसर है कचाबू। 29 का आदिवासी महिलाओं तक, आपको ध्यान रखना है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है, कचाबू कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पे लिखा हुआ है, आदिवासी समाज में वधू यानी कि दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली पीले रंग की साड़ी को क्या कहलाती है। पीले रंग की जो साड़ी पहनती है आदिवासी समाज में वधू, वह पीले रंग की जो साड़ी पहनती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कचाबू अभी आपको बताया, वह होता नहीं है अंगरखी, पुरुषों का वस्त्र होता है, कटकी नहीं होता है, ये होता है पीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर अ, पीरिया इसका सही आंसर है।
बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अब अभी तक अपन ने 1 से लेकर 30 तक सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, और इसमें से 23 क्वेश्चन आपके आभूषण से संबंधित थे और 7 क्वेश्चन आपके वेशभूषा से संबंधित बताएं अभी तक। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन में से आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर क्या लिखा हुआ है। 31 पे लिखा हुआ है आदिवासी अविवाहित बालिकाएं, जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है, आदिवासी बालिकाएं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है, उसको कहा जाता है कटकी। ताराबाद की ओढ़नी वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया। चीड़ का पोंछा काले रंग का हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है और कौन सी महिलाएं पहनती है, विधवा महिलाएं। जामसाई ये पुरुषों द्वारा। ताराबाद अभी आपको ताराबाद की ओढ़नी बताया, तो इसका सही आंसर है कटकी, ऑप्शन नंबर ब, जो आदिवासी समाज की जो अविवाहित बालिकाएं होती है उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी का कहा जाता है कटकी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा माना जाता है, जो कौन से रंग का होता है, नीले रंग का। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन से रंग का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से रंग का होता है, नीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, उसका सही आंसर है नांदना। नांदना उसको क्या कहा जाता है, नांदना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, नांदना इसका सही आंसर है। अभी कचाबू बताया आपको, पेचा ये लुगड़ा ये नहीं होते हैं भाई, उसको कहा जाता है नांदना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग धड़, जो पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग जिसको धड़ कहते हैं, वहाँ पर पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र कौन सा होता है। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग यानी कि धड़ पर पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र कौन सा है। तो ऐसे वस्त्र का नाम है अंगरखी। धोती सबको पता है कि पैरों पे पहनी जाती है। चोंगा, पछेवड़ा, ये पछेवड़ा शरीर के ऊपर शॉल टाइप से डाला जाता है। चोंगा जो कमर पर बांधा जाता है और नीचे पैरों तक लटका होता है। अंगरखी या जिसको भुगतरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है जो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग धड़ पर पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र यानी कि परंपरा के अनुसार पहने जाने वाला वस्त्र है और उस वस्त्र का नाम होता है अंगरखी। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा, कौन सी जनजाति पूछा गया है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है। भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है। तो तंग धोती को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट आपको अंगरखी के बारे में बताया, तो अंगरखी इसका आंसर नहीं है। पोत्या भी इसका आंसर नहीं है। अब या तो खोइतू है या थेपड़ा है, देपाड़ा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, देपाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है देपाड़ा, करेक्ट आंसर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको क्या कहा जाता है, देपाड़ा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला सफ़ेद या रंगीन साफा कपड़ा क्या कहलाता है। भील पुरुषों द्वारा जो सिर पर बांधा जाता है वह कपड़ा क्या कहलाता है।
और उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद या रंगीन। जो कपड़ा बांधा जाता है भील पुरुषों द्वारा तो वह कहलाता है पोत्या। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भील पुरुषों द्वारा सिर पर जो सफ़ेद या रंगीन साफा बांधा जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है पोत्या। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है, सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाता है। जो सहरिया जनजाति है उसके पुरुषों का जो साफा पहना जाता है वह साफा क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है। जो सहरिया जनजाति के पुरुष है उनका साफा क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका सही आंसर है सहरिया जनजाति। इसके पहले भी आपसे क्वेश्चन भील पुरुषों का पूछा गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है सहरिया जनजाति के पुरुषों का। तो जो जनजातियाँ उनके वस्त्रों का निर्धारण यानी कि उनका अंतर भी आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट आपको बताया भील पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाला साफा पोत्या कहलाता है और इधर आपसे पूछा गया है कि सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, तो ये पोत्या तो होगा नहीं, अभी जस्ट ये तो भील पुरुषों का है। तो इसका सही आंसर है खपटा। इसका सही आंसर है खपटा, सलोका, पंचा, ये इसके आंसर नहीं है। तो 36 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ब, खपटा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर्दी के मौसम में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला मोटा सूती या ऊनी चादर नुमा वस्त्र क्या कहलाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि सर्दी के मौसम में जो पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला मोटा सूती वस्त्र, अपन को जब सर्दी लगती है तो अपन ऊनी वस्त्र पहनते हैं मोटे रूप में, तो ऊनी चादर नुमा जो वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र को क्या कहा जाता है जो सर्दी में पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका सही आंसर है पचेवड़ा, जो शॉल के रूप में हर बार सर्दी के मौसम में कंधे पर रखा हुआ भी होता है और उसको ओढ़ा भी जाता है, जिसको अपन अपनी भाषा में कंबल कहते हैं, लेकिन जो राजस्थानी भाषा है उसके अनुसार ये पचेवड़ा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि तेज़ सर्दी में शरीर को ढकने के लिए, तेज़ जो सर्दी होती है, अभी आपको जस्ट बताया कि सर्दी के मौसम में जो वस्त्र मोटा सूती वस्त्र या ऊनी चादर नुमा वस्त्र पहना जाता है वह कहलाता है पचेवड़ा। और तेज़ सर्दी में जब सर्दी बहुत तेज़ होती है तो शरीर को ढकने के लिए पहने जाने वाला सबसे प्राचीन और लंबा वस्त्र कौन सा है। जो सबसे लंबा होता है और सबसे प्राचीन भी है, तो क्वेश्चन तेज़ सर्दी में पहना जाता है, सर्दी शब्द आए तो पचेवड़ा याद रखना है। और अगर तेज़ सर्दी आ जाए तो फिर इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है ये है आत्मसुख। कौन सा आंसर है इसका, आत्मसुख। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका सही आंसर है आत्मसुख, यानी कि ऑप्शन नंबर अ, आत्मसुख। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे लिखा हुआ है, विवाह के अवसर पर, किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली विशेष पगड़ी कौन सी है। यानी कि आपसे पगड़ी का नाम पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर जो पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं उस पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो मोटड़े की पगड़ी या मंदिल की पगड़ी, लहरिया की पगड़ी या केसरिया पगड़ी, तो इसके सब पगड़ियों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका सही आंसर है मोटड़े की पगड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अब मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँ कि केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी पहनी जाती है जब आप युद्ध के लिए जाते हैं, जो योद्धा युद्ध के लिए जाता है तब। मंदिल की पगड़ी पहनी जाती है दशहरा के अवसर पर। मंदिल की पगड़ी कब पहनी जाती है, दशहरा के अवसर पर। और लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, जब सावन होता है।
तो सावन के अवसर पर लहरिया की पगड़ी बांध ली जाती या मांगलिक जो कार्य होते हैं उनमें भी लहरिया की पगड़ी पहनी जा सकती है। तो ये थी भाई पगड़ियाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 पे लिखा हुआ है दशहरे के अवसर पर। अभी जस्ट आपको बताया कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी, मंदिर की पगड़ी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली विशेष पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मंदिर की पगड़ी। अभी जस्ट आपको बताया है। तो मंदिर की पगड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मंदिर की पगड़ी। अगला क्वेश्चन 41। 41 से पहले आपको अगर ये क्लास सही लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 41 लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है युद्ध में जाते समय राजपूत योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी बांधी जाती थी। अब मंदिर की पगड़ी अभी जस्ट आपको बताया दशहरा के अवसर पर, सफ़ेद पगड़ी मृत्यु या शोक के अवसर पर। इसका सही आंसर है केसरिया या पीली पगड़ी पहनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, केसरिया या पीली पगड़ी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे लिखा हुआ है फाल्गुन मास में, यानी कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास में होली के अवसरों पर पुरुषों द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। अब मंदिर की पगड़ी जस्ट अभी बताया आपको कि यह कब पहनी जाती है, दशहरा के अवसर पर, फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी, या फिर सादा सफ़ेद कब पहनी जाती है, जब शोक प्रकट करते हैं तब। और लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है। तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है श्रावण मास के अंदर। तो इसका सही आंसर है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है फाल्गुन मास यानी कि होली के अवसर पर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उदयपुर के महाराजा अमर सिंह के समय प्रचलित हुई अमरशाही किसका प्रकार है। यानी कि अमरशाही किसका प्रकार है। उदयपुर के जो महाराजा है अमर सिंह, जिसके समय प्रचलित हुई अमरशाही किसका प्रकार है। आभूषण का है या पगड़ी का है या जूती का है या घाघरे का है। तो अमरशाही किसका प्रकार है क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, पगड़ी का। यानी कि पगड़ी का नाम है अमरशाही, जो कहाँ के महाराजा के समय से प्रचलित है। उदयपुर के महाराजा के समय से प्रचलित है और ऐसे महाराजा का नाम है अमर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे लिखा हुआ है पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए उस पर धागा बांधा जाने वाला रेशमी या सुनहरी कपड़ा क्या कहलाता है। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि पगड़ियों के प्रकार अभी आपने पढ़ लिए। हर क्वेश्चन के माध्यम से आपको पगड़ियों के प्रकार बताए, साथ में बताया आपको कि अमरशाही पगड़ी कहाँ के महाराजा के समय से प्रचलित है। उदयपुर के महाराजा अमर सिंह के समय से। और उसको क्या नाम दिया गया, पगड़ी कहलाती है अमरशाही पगड़ी। तो इसका उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है पगड़ी से संबंधित कि पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए, जो पगड़ी होती है उनको चमकीला बनाने के लिए उस पर धागा बांध दिया जाता है रेशमी या सुनहरी कपड़ा, वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका सही आंसर है वह कहलाता है बालबंदी या तरी। बालबंदी या तरी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका सही आंसर है बालबंदी या तरी, ऑप्शन नंबर ब, बालबंदी या तरी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर।
क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है, पगड़ी पर लगाए जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है? पगड़ी पर लगाए जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है? जो पगड़ी पहनी जाती है उसके ऊपर जो लगाए जाते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका सही आंसर है तुर्रा। जो भी ऊपर लगाया जाता है पगड़ी के ऊपर उसको या तो तुर्रा कहते हैं या सरपेच कहते हैं या बालाबंदी कहा जाता है। ये कंदोरा, ये पोलरी, ये सब कौन सी किसके आभूषण के प्रकार है? तिमनिया, बजटी, ये सब आपके आभूषण हैं। किनके आभूषण हैं ये? पुरुषों के कि या महिलाओं के? तो ये आभूषण हैं महिला के। कौन किसके आभूषण हैं? महिला के आभूषण होते हैं। तो 45 का जो सही आंसर है तुर्रा, सरपेच और बालाबंदी। क्वेश्चन के ऑप्शन पे ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन का ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा कमर के नीचे, जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष होते हैं उनकी कमर के नीचे पहनी जाने वाली बिना सिली धोती क्या कहलाती है? जो बिना सिली धोती होती है वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा कमर के जो नीचे पहनी जाने वाली सिली धोती क्या कहलाती है? तो वह केवल धोती कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूड़ीदार पाजामे के स्थान पर शिकार या उत्सव के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग पजामा क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि चूड़ीदार पजामे के स्थान पर, जो चूड़ीदार पजामे होते हैं उनके स्थान पर शिकार या उत्सव, जब शिकार पे जाते हैं या उत्सव मनाते हैं तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग पजामा क्या कहलाता है? तंग पजामे का नाम आपसे पूछा गया या फिर आपसे पूछा जाए कि शिकार या उत्सवों के समय कौन सा पजामा पहना जाता है उसका नाम बताइए। या फिर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग पजामा क्या कहलाता है, तो इन सब के आंसर बनते हैं बर्चेस या बिरचेस पजामा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन के अनुसार सही है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है, वर्षा के दिनों में पानी से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल या कपड़े से बनाया जाने वाला तिकोना आवरण क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सबको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कि वर्षा के दिनों में, वर्षा के जो दिन होते हैं उनमें पानी से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल या कपड़े से बनाए जाने वाला, इसमें कपड़े से बनाए जाने वाला तिकोना आवरण क्या कहलाता है? तो ये सब ग्रामीण बच्चों को पता है, वो कहलाता है गुग्गी, उसको कहते हैं गुग्गी। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर साथ के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस को ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं। और साथ में ये भी बताएं कि गुग्गी कौन किस किस को पता है। भाई मेरे को तो पता है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाला आपका यूट्यूब चैनल से दिनेश जी सर एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए टीचर हैं। तो आप इनको सपोर्ट करके बताइए कि गुग्गी किस किस ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको गुग्गी पता है कि गुग्गी कैसी होती है। भाई गुग्गी होती थी जब हम बरसात होती थी तो हम जो कट्टा होता है उसकी गुग्गी बनाई जा सकती है। यार यहाँ पर पूछा गया है कंबल या कपड़े से भी गुग्गी बनाई जा सकती है। तो 48 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, उसको कहते हैं गुग्गी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको सबको पता है कि गुग्गी क्या होती है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 पे लिखा हुआ है, कंसुमल रंग। कंसुमल रंग राजस्थान की संस्कृति में किस रंग को दर्शाता है? जो कंसुमल रंग होता है वह राजस्थान की संस्कृति के अंदर किस रंग को दर्शाता है?
तो आपको बताना है कि कंसुमल रंग राजस्थान की संस्कृति के अनुसार नाम दिया गया है। कंसुमल रंग जो राजस्थान की संस्कृति का रंग बताया गया है। और ऐसा रंग कौन सा होता है? गहरा लाल रंग नहीं होता है, सॉरी, गहरा लाल रंगी होता है। ये ऑप्शन गलत कर दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। इसका आंसर पहला ही ऑप्शन सही है, मैं नई शब्द पे ध्यान दे रहा था। तो इसका आंसर है गहरा लाल रंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। इसका सही आंसर है पीला रंग, केसरिया रंग, काला रंग, ये सब अलग अलग पगड़ियों के रंग है। तो कंसुमल रंग राजस्थान की संस्कृति में किस रंग को दर्शाता है? गहरे लाल रंग को दर्शाता है। बढ़ते हैं अब अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन पे लिखा हुआ है सवाई माधोपुर का कस और टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। आपसे पहले बता दिया गया है कि सवाई माधोपुर का खस और टोंक के नमदे, सवाई माधोपुर का तो कस और टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। तो वस्त्रों पर की जाने वाली मतेरण कला और उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सवाई माधोपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है खस के लिए। टोंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टोंक प्रसिद्ध है नमदे के लिए। तो वस्त्रों पर की जाने वाली मतेरणा कला और उस्ता कला, दोनों कलाओं के नाम पूछे गए कि मतेरणा कला और उस्ता कला का संबंध किस जिले से है। अब उस्ता कला क्या होता है? उस्ता कला होता है कि ऊँटों के ऊपर जो आकृतियाँ उकेरी जाती है, ऊँटों के शरीर के ऊपर बालों को काटकर जो आकृतियाँ उकेरी जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। अब ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है यह आपको पता होना चाहिए। वहीं पर इसका संबंध होता है उस्ता कला का। और मतेरणा कला का और उस्ता कला का संबंध ऐसे ज़िले का नाम बताना है जहाँ पर ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए। और इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है ये आंसर है ऑप्शन नंबर स, बीकानेर। सबको पता होना चाहिए कि बीकानेर किस के लिए प्रसिद्ध है? ऊँट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट महोत्सव के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। और जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जोधपुर फुट के लिए प्रसिद्ध है, जो जूतों के लिए, जूतों या कोट के लिए भी प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर का आपका अलग अलग प्रकार से फेमस है। बाड़मेर, तो इसका तो 50वें जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है भाई बीकानेर। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका सही आंसर बीकानेर। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर स। तो ये थे भाई आज के आपके टॉप MC क्वेश्चन जो मैं आपको कंटेंट में लेके आया। 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद इनको पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं होगी MC क्वेश्चन से संबंधित। तो आपकी क्लास में ये मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया। आप एक बार लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको मैंने प्रोवाइड कराई ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अभी तक जो मैं क्लासें लेकर आ रहा हूँ कला और संस्कृति की, वह क्लासें आपको कैसी लगती है। और साथ के साथ ये भी बताइए, देखो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, फिर भी मैं आपके लिए अलग अलग जगह से जो कला और संस्कृति की बुक्स होती है NCERT या RBSE, उसमें से मैं मेन इम्पोर्टेंट बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर या किसी राइटर की बुकों को लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो NCERT की बुकें होती है RBSE बोर्ड या NCERT की, उन्हीं कोई कंटेंट मानकर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक क्लासें अटेंड नहीं किए तो पहले वाली क्लासें ज़रूर अटेंड करें। ये 4थे नंबर की क्लास है, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है। अब मिलते हैं कल अगली नई क्लास के साथ, नई कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो आपकी हमारे YouTube चैनल डेल मैथमेटिक्स के सेम नेम यानी कि डेल मैथमेटिक्स के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।
इसी आशा के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। इसके लिए आपका क्लास में एंड तक बने रहने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।